नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आपका स्वागत भी करता हूं। हम कई दिन से कोशिश कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के प्रभात गुप्ता उर्फ राजू हत्याकांड की परत दर परत आपके सामने रखें और बकौल उस परिवार के। इस कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं। 21 साल से इंसाफ की लड़ाई चल रही है। लगातार तारीखें पर तारीखें पड़ी, लेकिन अभी फैसला ये तय नहीं हो पाया है कि कातिल कौन है। आरोपी जरूर गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन कातिल कौन है, ये मामला उलझा हुआ है। आज हम और पहलू भी जानेंगे और इस कांड के साथ, प्रभात गुप्ता और राजू हत्याकांड के साथ, एक और कांड आज इस सिलसिले में जोड़ेंगे। न्याय की गुहार लगा रही एक बहन, वहां प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह कहानी एक बहन की है। तो आज बात होगी इस बहन के संघर्ष की कि इसका भी, इसके हिस्से का भी न्याय इस सिस्टम खा गया। मंथन में आज मुझे न्याय चाहिए। वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जबरदस्ती के लिए बना कर बांध कर के लिए रखा है। न्याय तो चाहे दुनिया के जिस कोने में कोई व्यक्ति रहता हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो या देश दुनिया का कोई भी कोना, न्याय की दरकार तो सभी को है और न्याय होता भी है। अगर इस धरती पर न्याय नहीं होता है तो फिर वो ऊपर वाला जरूर न्याय करता है। आखिरी में जब यहां से व्यक्ति निराश हो जाता है तो ऊपर वाले के दरबार में अर्जी देता है और हमारा प्रबल मानना है कि न्याय तो होता है। हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो निर्दोष किसानों के हों, उन्हें कुचलने का मामला हो, उन्हें कुचलकर मार डालने का मामला हो, या फिर प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता हत्याकांड का हो, या फिर हमने बात पत्रकारों की भी की। कोई एहसान नहीं किया हमने, वो हमारे साथी हैं, इस देश के नागरिक हैं और हम भी पत्रकार हैं। पत्रकारिता या पत्रकार का जो अपमान करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा भी धर्म है। इसमें न किसानों की जाति है, न धर्म है, न पत्रकारों की जाति धर्म है और न इंसानों की कोई जाति और धर्म होता। हमारा काम तो यही है कि हकीकत दिखाना और लोगों को के न्यूज के सम्मानित मंच से आगाह करना कि देखो भैया, न्याय देना पड़ेगा आपको। कल हमने कल बात की थी अजय मिश्रा उर्फ टेनी के, गृह राज्य मंत्री भारत के, और ये सवाल उठाया था कि वो कहां हैं। मंथन कार्यक्रम के बाद यह खबर आम हुई कि अजय मिश्र उर्फ टेनी महाराज गृह मंत्रालय की एक बैठक में गए थे। उनकी ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्रालय की एक बैठक, साइबर सिक्योरिटी की बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी और इस बैठक में टेनी गए थे। हमारे दिल्ली ब्यूरो के सहयोगियों ने इस बात की जानकारी दी कि मीडिया से बचते बचाते वो किसी पिछले दरवाजे से बैठक में गए थे और बैठक खत्म होते ही फिर लापता हो गए। लेकिन जो सवाल उठाया था कि आखिर टेनी महाराज कहां हैं, तो एक हफ्ते बाद ये पता चल गया कि टेनी महाराज दिल्ली में ही हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों से, मीडिया से दूरी बना रहे हैं। यह उन्हें बनाने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मुख्य पैरोकार और प्रभात के भाई राजीव ने एक बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि आप पता कर लीजिए
गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं, जिन पर 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डालने का आरोप है, लखीमपुर खीरी की जेल में उनकी किस तरीके से खातिरदारी की जा रही है। और दूसरी, बैरक में बंद उन किसानों को भी वो धमका रहे हैं जिन किसानों पर बाकी लोगों को पीट पीट कर मार डालने का आरोप है। 4 किसान भी बंद हैं वहां पर, तो उनको धमका रहे हैं। अब धमकाने का मकसद क्या है, वजह क्या है, सब जानते हैं। राजीव ने यह भी बताया था कि उन्हें भी अजय मिश्र मोनू, माफ कीजिए, अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया, उन्हें भी धमका चुके हैं। हमारे सहयोगी आमिर रजा ने इस तथ्य की पड़ताल की कि लखीमपुर खीरी जेल में क्या हालात हैं, क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सवाल है हमारा। आमिर के पास अगर इसका जवाब होगा तो वो जरूर देंगे। 3 अक्टूबर को किसानों के साथ हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 10 अक्टूबर को से इसी जिला जेल में बंद है। उसे बैरिक नंबर 21 में रखा गया है। अगर ये बात करें कि उसका खान पान, क्योंकि लगातार ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र होने की वजह से उसके जेल के अंदर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। जब के न्यूज़ ने आज जेल प्रशासन से बात किया तो जेल प्रशासन ने बताया उसे उस बैरिक नंबर 21 में रखा गया है जहां आम जो कैदी हैं वो रखे जाते हैं। हाँ, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की नज़र से उसमें जो कैदियों की संख्या है उनको कम रखा गया है। इसके अलावा जेल के अंदर उस बैरिक में भी कैमरा लगाया गया है ताकि उसकी हर तरीके से सुरक्षा हो सके। हम आपको बता दें कि जब उनसे बात की गई कि उनके खान पान का क्या रूटीन है तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आम कैदी के लिए रूटीन है उसी तरीके से वो बाकायदा खान पान का भी उनका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो आम कैदियों की तरह सुबह गिनती होती है जब वो बैरिक से निकलते हैं और शाम को जब वो बैरिक में जाते हैं तब गिनती होती है, सबका वो पार्ट रहते हैं और लगातार आम नागरिकों की तरह, आम कैदियों की तरह उनको यहाँ पर रखा जाता है। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। आमिर को तो जेल अधीक्षक, जेलर ने सब वही रटी रटाई सरकारी भाषा की बात बता दी। कोई रास्ता भी नहीं था, पत्रकार हैं, जेल के अंदर जाने की परमिशन तो ऐसे हो नहीं सकती। लेकिन राजीव गुप्ता जो आरोप लगा रहे थे, जो उनके पास जानकारी थी, वो कहीं ना कहीं किसी आधार पर जरूर रही होगी। अब अगर हम बात करें कि अजय मिश्र टेनी कि और उनके साथ उनके बेटे का नाम लगातार विपक्ष ले रहा है और तमाम चीजें इस तरह की निकलकर सामने आई हैं। पूर्व फौजी और अब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहे तेज प्रताप यादव ने इस पूरे प्रकरण पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और एक सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। वो तस्वीर है, पेंडिंग दिखा रहा है अभी, वो तस्वीर ये उसी जनहित याचिका की तस्वीर है। वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के पूर्व जवान हैं और आपको ध्यान होगा कि जो खराब खाना दिए जाने की मुहिम बीएसएफ के अंदर इन्होंने ही छेड़ी थी। बाद में वीआरएस लेकर ये सामाजिक जीवन में आए, बनारस से चुनाव भी लड़ने की इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में ताल ठोकी थी और अब इस सामाजिक जीवन में आ चुके हैं तेज बहादुर, माफ कीजिएगा, तेज बहादुर यादव लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि भाई इसमें अगर अजय मिश्र की भूमिका है तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी भूमिका है। देखिए इस जनहित याचिका का क्या होता है, खारिज भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसे सुन भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। तेज बहादुर यादव सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन दिनों अपने गांव में है, वो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेज बहादुर जी, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, फौज का एक जो अलग तरीके सुरक्षा बलों का बीएसएफ में रहे और आपने बीएसएफ की जो अव्यवस्थाएं थी उस पर मुझे लगता आवाज उठाई थी, उसके बाद आप सार्वजनिक जीवन में आ गए।
ये आपने किस बिना पर, किस आधार पर केशव प्रसाद मौर्य को भी शक के घेरे में, जांच के दायरे में लेने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट में आपने जनहित याचिका भी दायर की है? तेज बहादुर जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के आपने मुद्दा जो ये उठाया, देश के सामने सच्चाई लाने का प्रयास आप कर रहे हैं। हमारी जो PIL थी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, हमें डायरी नंबर भी उसका उपलब्ध हो गया है जी। अभी कोर्ट बंद होने की वजह से हो सकता है कि डेट शायद जनवरी में मिले। देखो, इसके अंदर क्या है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पहले तो मैं उनके विषय में बताऊं कि वो 4 दिन पहले जो हादसा होता है बयान देते हैं जी, और उसके बाद में जो ये हादसा होता है, जो ये किसान मारे जाते हैं, उसमें उनका ड्राइवर है जिसके बयान है हमारे पास, उनके वीडियो है जिन्होंने बयान दिया कि हाँ मैं एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ड्राइवर हूँ, और जो गाड़ी है वो भी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है जी, मंत्री जी के नाम पे। तो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही एक मामला आया था, आपको याद होगा, बिहार के पप्पू यादव जी का जी एक मामला आया था। जी, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का सेम केस था और जिसकी उनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि पप्पू यादव हत्या में शामिल नहीं थे, जी, लेकिन जो वो भीड़ थी वो उसके समर्थक थे और अपने समर्थकों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जी। इसलिए उनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। जी, इसी प्रकार में हमारे पास यूपी पे कुछ मामले हैं, 3-4 मामले, उनको भी हमने एविडेंस बनाया है। जी। तो भाई उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट जब सजा को बरकरार रखता है तो ये दोहरा पक्ष क्यों? हमने ये मांग की है कोर्ट से कि ये भी सजा के हकदार हैं, क्योंकि जो भीड़ थी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भीड़ थी, उनका जी। ड्राइवर था, उनकी गाड़ी थी, तो वो भी इतने ही दोषी हैं जितने पप्पू यादव था। डिप्टी तो सीएम उनको सजा केशव होगी। मौर्य को आपने किस आधार पर लिया तेज बहादुर जी? देखिए, इसके उनका क्या अंदर कसूर है? वो तो वहां मौके पर नहीं थे। SIT के अंदर कुछ चीजें ऐसी निकल के आई है, जो SIT की रिपोर्ट है वो भी हमने ली है, कि उस दिन उनकी रैली थी जबकि उनको मना किया गया था, जी, उसके बावजूद भी उन्होंने रैली की। तो क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है उनको कि मतलब किसको मना किया गया था? ये जरा स्पष्ट करें दर्शकों को, किसको मना किया गया था? उनको मतलब किसको? केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रशासन की तरफ से रैली के लिए मना किया गया था, जी, जिसके एविडेंस है हमारे पास। जी, वो दंगल के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे जिसका आप हाँ जी, जिक्र कर रहे हैं। मतलब उद्घाटन है कहीं भी है, लेकिन उनको उसके लिए मना किया गया था। जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां गए। जी, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को भी इस मामले की भनक थी और ये पूरा साजिश के तहत ये चक्रव्यूह रचा गया और किसानों की साजिश के तहत हत्या की गई। जी, हमारा ये मानना है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो जनहित याचिका है, जैसा आप कह रहे हैं अभी पेंडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जनवरी में हो सकता है आपको डेट मिल जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप केशव प्रसाद मौर्य, अजय मिश्र टेनी की बात कर रहे हैं, क्या वो जांच के दायरे में आएंगे? नहीं, हमें लग रहा है कि पूर्व में जो मामले हुए हैं हम उनका रेफरेंस दे रहे हैं और जी। हमें पूर्ण भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले चुका है आपके सामने, और SIT गठित हुई और उसके अंदर वो परिणाम आपके सामने आए हैं। क्योंकि इस तरह के पूर्व के जो मामले हुए हैं, जो हमने जो एविडेंस जो आपको बताया, जैसे मेन जो अभी पप्पू यादव जिसको लोग जानते हैं, उनका मैंने आपको जिक्र किया, उस मामले में भी यही हुआ था और उनको सजा को बरकरार रखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े और जो तथ्य थे आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक रखे, इससे न्याय की उम्मीद रखने वालों को जरूर बल मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको एक और मामला बताएं, कहानी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बड़ा सीरियस मामला है। कहते हैं कि स्टोरी, कहानी कहते हैं, पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं कि भैया स्टोरी करनी है, लेकिन ये मामला है, गंभीर मसला है। और आज हमारा मंथन का मुखड़ा भी यही है, न्याय की दरकार। दो मसले चल रहे हैं, प्रभात गुप्ता के परिवार को न्याय की दरकार है और एक और मामले को न्याय की दरकार है। मामला ये लखनऊ के चिन्हट का है। यहां भी एक परिवार न्याय मांग रहा है। इस परिवार के 28 साल के बेटे आदर्श कमल पांडे की मौत हो गई। यह मामला कोरोना काल का है। कोरोना काल लखनऊ की एक इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना काल के दौरान आदर्श को भर्ती कराया गया
और उनकी मौत हो गई। वो उनकी बहन युक्ता लगातार इस मामले को संघर्ष कर रही हैं। युक्ता के इस संबल को नमन, उनके इस संघर्ष को नमन। ये किस तरीके से कर रहे हैं। युक्ता पेशे से पत्रकार भी हैं। मुझे अभी हमारे किसी साथी ने बताया कि वो एक अच्छी खासी पत्रकार हैं और विषयों पर अच्छी पकड़ रखती है, लेकिन उनका संघर्ष जारी है। उनके संघर्ष को अगर आप सब आवाज देंगे, देश और प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता आवाज देगी, तो इस संघर्ष को जरूर बल मिलेगा। युक्ता मुख्यमंत्री से मिली और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की जांच होगी और दोषियों को दंडित भी किया जाएगा। ये जो पूरा मामला है ये सितंबर 2020 का भयंकर कोरोना काल चल रहा था, जब देश में कोरोना की लहर लोगों को जहां की तहां मार रही थी। कोरोना होने के बाद भी आदर्श को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पर जिन्होंने इसे हत्या बताया, एक बार ये आदर्श का ये वीडियो सुनिए। उस वक्त का ये वीडियो है जब वो ये बता रहे हैं कि वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनकी हालत ठीक है, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। वीडियो सुनिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ज़बरदस्ती के लिए बना के यहाँ पर बांध के ले रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बहुत गंदा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं ठीक हूँ एकदम। आदर्श कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये मसला हमने भी उठाया था। ये मसला जब चर्चा में आया था तो इस मसले पर हमने युक्ता के जरिए इस मसले को उठाया था। के न्यूज़ ने भी उठाया था। मुझे याद आ रहा है, मेरे साथी सौरभ मुझे याद दिला रहे हैं कि आप ये मसला उठा चुके हैं। हम लोग पहले उठा चुके हैं इस मसले को, लेकिन अभी जब ये हम टेनी वाला मसला जो राजीव गुप्ता लगातार उठा रहे हैं, अपने भाई के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, जब ये मसला ट्विटर पर चल रहा था तो आदर्श पांडे की बहन युक्ता का ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर एक बार पुनः हम सबकी नजर पड़ी। और उसके बाद आज हमने सोचा, हमारी टीम ने इस बात को गंभीरता से और संजीदगी से लिया कि भाई ये मसला भी न्याय का ही तो मसला है और हम पत्रकार न्याय के लिए ही काम करते हैं। और जब खुद के लिए भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, पत्रकार पिट रहा, पत्रकार मार रहा, पत्रकार का भाई उसकी हत्या कर दी जा रही। युक्ता ने तो यहां तक आरोप लगाया कि मानव तस्करी या मानव अंगों की तस्करी का मसला है। बड़े गंभीर आरोप हैं। आज तक उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों पीड़ित हैं। आदर्श गुप्ता, माफ कीजिए, आदर्श पांडे की बहन युक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और राजीव गुप्ता, प्रभात गुप्ता के भाई हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। सबसे पहले आज युक्ता के पास जाएंगे। बहुत क्रक्स में, बहुत संक्षेप में, बहुत सीधे सीधे बिंदुओं पर आते हुए जरा ये बताइए युक्ता कि कहाँ रोड़ा कहाँ है? न्याय की राह में कौन लोग रोड़ा हैं? वो कौन नेता हैं, अफसर हैं, मेडिकल से जुड़े लोग हैं? आप तक आपको क्यों न्याय नहीं मिल पाया? आप तो खुद ही पत्रकार हैं। जी, रोड़ा समय है हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है मैंने जी। और के न्यूज को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आप सबको, आपकी पूरी टीम को। आपने शुरुआती दौर में जब मैं ये लड़ाई लड़ रही थी तब भी आप लोगों ने साथ दिया, और आज 1.5 साल बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद खो भी गई थी कि दोबारा ये मुद्दा उठेगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं मीडिया ही एक माध्यम है लोगों की आवाज उठाने का, और मैं इस मीडिया का ही एक हिस्सा हूँ, और आप लोगों ने मेरी आवाज फिर से उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रोड़े की बात करें तो सर 1.5 साल होने को है, 2 महीने बाद पूरा 1.5 साल हो जाएगा इस मेरे भाई को इस दुनिया से गए। और 1.5 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ लगातार। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल जी, 2 ऐसे संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं एक मतलब स्वास्थ्य को लेकर लोगों का इलाज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मार रहे हैं। और लगातार मैं उसके सबूत एक बार पेश की हूँ। सिर्फ मेरा भाई आदर्श नहीं है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किए हैं। और ये रोड़ा आरा मुख्यमंत्री ने पे एसआईटी बैठाई थी, जांच के लिए आदेश दिया था सारे सबूतों के बाद, मीडिया की आवाज उठने के बाद। लेकिन इस पे जांच अधिकारियों ने हमारे बयान लिए। मेरे फादर जो कि लास्ट 24 अप्रैल को दुनिया से चल बसे, आदर्श भैया का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके वो, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत पीड़ादायक। आज भी वो मेरे साथ नहीं है,
कहीं ना कहीं सर हम लोग अनाथ हो चुके हैं। जी। अपना डिसीजन भी खुद लेना है, ना ही कोई गार्जियन है, ना ही कोई बताने वाला रास्ता है हमें। और जांच हुई थी, जांच के आदेश हुए थे और जांच पे बयान भी हुआ था, लेकिन वो जो जांच रिपोर्ट है वो गायब हो गई है। अच्छा। 1.5 साल से मैं वो जांच रिपोर्ट आज तक ढूंढ रही हूँ कि वो जांच रिपोर्ट कहाँ पे है। युक्ता, लेकिन उस युक्ता, जांच- आपको भरोसा है कि जो एसआईटी जांच गठित हुई थी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील हैं। योगी आदित्यनाथ चाहे टेनी वाले मसले पर हो, उनकी एसआईटी जांच की रिपोर्ट में आ जाता है कि भाई मंत्री का जो बेटा है उसने साजिश रची थी। आप वाले मामले में भी उन्होंने एसआईटी गठित की, तो मुख्यमंत्री की मंशा पर तो मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो एक तरीके से जो न्याय की व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं, लोगों तक न्याय नहीं पहुंचने दे रहे हैं। युक्ता जी, रोड़ा अटका रहे हैं या बेहद शर्मनाक अगर बात एक कहे कि जो यहाँ के आलाधिकारी हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सूबे के मुखिया, उन्हीं के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं वो। जी। उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री से भी बड़े हो चुके हैं। जी। कहीं ना कहीं जब मैं 20 नवंबर को मिली थी, मेरे भाई का उस दिन जन्मदिन था और हम कौशल किशोर जी जो है हमारे सांसद रहे हैं, उनके साथ मैं गई और मैं मुख्यमंत्री से मिली और उन्होंने मेरी जांच के लिए आदेश दिया, एसआईटी बैठाई। उन्हें भी कहीं ना कहीं संदेह हो रहा था और उसके बाद सारी चीजें प्रोसीजर में हुई और एक कहते हैं ना, एक उम्मीद जगी कि अब शायद न्याय मिल जाएगा। जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज पैसे के आगे मेरा न्याय पीछे हट गया है। उन हॉस्पिटल वालों ने अच्छे खासी रकम देके एसआईटी टीम में जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी टीम गठित की गई थी, सबने रिपोर्ट मेरी गायब कर दी है। और मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे एंट्री नहीं मिलती है। कहते हैं कि आपसे सर मिलेंगे ही नहीं, आपसे कोई अधिकारी नहीं मिलना चाहता है। अच्छा, वो कहते हैं ये कि- रिपोर्ट ही गायब हो गई, आज तक रिपोर्ट आम नहीं हो पाई। जी नहीं जी सर, जब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जब एसआईटी बैठी थी तो जिस टाइम हम और मतलब मेरे फैमिली के जितने लोग थे, मेरे फादर इनफैक्ट वो स्टेटमेंट देने गए थे, क्योंकि मुख्य रूप से मैं ही उसके मतलब जो भी सबूत के तौर पे स्टेटमेंट मेरा ही मेन था और मेरे फादर का था। हम लोग गए थे तो एक उम्मीद थी उस टाइम कि शायद अब न्याय मिलेगा और उसी होप में, उसी उम्मीद में मेरे पिताजी जिंदा थे। लेकिन जब अब अप्रैल के बाद सारी चीजें हो गई, मार्च आ गया, मार्च के महीने में एकदम इंतजार की घड़ी नहीं मतलब हो रही थी। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या, मेरी रिपोर्ट कहाँ है, कब मिलेगी। हम जाते थे स्वास्थ्य भवन तो हमें लौटा दिया जाता था, कहते थे नहीं होंगे, निदेशक आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई आपसे बात नहीं करना चाहते। बहुत पीड़ादायक युक्ता, बहुत पीड़ादायक। दोनों इधर राजीव गुप्ता के पिता 2005 में चले गए न्याय की उम्मीद लिए हुए, और इधर अप्रैल में आपके पिता चल गए। बड़ी 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 हृदय विदारक, बड़ी पीड़ादायक तस्वीर है कि कितना मुश्किल है न्याय पाना एक आम आदमी के लिए। और आप पत्रकार हैं, राजीव जी भी सामाजिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं, सामाजिक जीवन है उनका और एक अच्छे खासे व्यापारी हैं वो, लेकिन दोनों परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ये मुहिम जारी रखेंगे और न्याय के लिए जो भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जो लोकतांत्रिक रास्ते हैं, उनके तहत हम लोगों को जाना होगा। ये मुद्दा जरूर हम उठाते रहेंगे। राजीव जी, आपने देखा कि जो दशा आपके परिवार की है वही दशा एक और परिवार पीड़ित है। एक बहन युक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखने किस तरीके से उनके भाई को मार दिया गया, और पैसा है, रसूख है, राजनीतिक छतरी है, अस्पताल और एसआईटी और सब कुछ बिल्कुल मैनेज हो गया। राजीव जी, कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके मसले पर अब क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या कोई आगे डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है? आपने सुप्रीम कोर्ट में किया, कहीं कुछ शासन और प्रशासन स्तर पर भी आपने फिलहाल नए सिरे से कोई पैरवी शुरू की? राजीव जी, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है कि आपका फोन अभी म्यूट है। आवाज आ रही है? तो हाँ, आवाज आ रही। राजीव जी कहिए। देखिए, जी कहूंगा कि ये मेरी छोटी बहन जैसी है, इनसे मेरा ये निवेदन है, तत्काल जनवरी फर्स्ट वीक में हाईकोर्ट खुल रहा है जी। सारी बातों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ को पार्टी बनाते हुए यूपी गवर्नमेंट के डीजीपी साहब को पार्टी बना दें। सारा ऑन रिकॉर्ड हाईकोर्ट में आ जाएगा, इन्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है। जी।
और कोई ज्यादा बड़ा वकील करने की जरूरत नहीं, छोटा वकील ही अपनी बात कह देगा, ये इनका सारे रिकॉर्ड रह जाएंगे। सरकारी फाइलों को कोई जला नहीं सकता, सिर्फ दबा सकता है जी। ये तो मेरा इनके लिए था। दूसरी बात है क्योंकि माननीय न्यायालय का इसमें इंटरफेयर है और न्यायालय की भूमिका इसमें है, तो इसलिए अब इसमें शासन और प्रशासन के स्तर से कोई भी कुछ होने वाला नहीं है जी क्योंकि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील पहले से दाखिल हो चुकी है जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको नहीं बताया, यही इन्हीं लोगों ने इस मुकदमे में बरी होने के बाद अपील दाखिल नहीं होने दी। जो आज मुकदमा चल रहा है ये माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के निवेदन पे चल रहा है, उनके लिखित आदेश पे चल रहा है जी। इस पे जिलाधिकारी एसपीएस सोलंकी लखीमपुर में थे, इन लोगों उन्होंने स्पष्ट आर्डर दिया, श्री धीरेश अवस्थी मैंने आपको डीजीसी क्रिमिनल मैंने आपको अपील दाखिल करने के मामले पे कहा था, आपने दाखिल नहीं की, इसलिए आपका चार्ज वापस लिया जाता है जी। ये डीजीसी क्रिमिनल को, और आप हमारे ऑफिस में अटैच हो जाइए। तो सर अब सारी न्यायपालिका में मामला है। अब माननीय क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है और जनवरी के पहले सप्ताह में 3 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट खुलेगा क्योंकि तिकोनिया से दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए हमने ऑनलाइन किया है उसे जी। वो 10 तारीख से पहले उस मुकदमे की सुनवाई हो जाएगी और इसमें शासन प्रशासन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सिर्फ कागजों का जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसी पे सारी बातें होनी हैं और उसी पे इस पे हाईकोर्ट मुझे लगता है 2 महीने के अंदर इस मामले को डिसाइड कर देगा और हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय मिल जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से माननीय हाईकोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलता तो सर हम पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। तो अब आपका पहला जो स्टेप है वो हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मसला है कुल मिलाकर। कोर्ट में तो हमारे सेशन मतलब सेशन के अपोजिशन में चल रहा है जी, लेकिन वो पेंडिंग है, डेट नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमने मामले की पूरी सुनवाई करने के लिए न्याय माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है, जिसकी सुनवाई 10 जनवरी से पहले हर हालत में हो जाएगी। ठीक है राजीव तारीख से 10 तक जी। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि राजीव गुप्ता के परिवार को भी न्याय मिलेगा और जो ये बहन है युक्ता, इसके भाई को भी न्याय मिलेगा और इस दोनों के जो न्याय का अभियान है, जो ये अपने अपने परिजनों के न्याय के लिए ये लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, इसमें जहां एक पत्रकार होने के नाते, एक पत्रकारिता का एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो कुछ भूमिका हम सब की है वो जरूर निभाई जाएगी।